सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, आपके अकॉर्डिंग। तो आज यार लेक्चर नंबर 6 लेते हैं मोल कंसेप्ट का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन की टर्म्स के बारे में। 7 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उसमें से आज हम कुछ उनको आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आई होप आपने मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 5 की डीपीपी नंबर 5 कर ली होगी। अगर आपने कर लिया तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हो। अगर आपको थकान महसूस नहीं हो रही है उंगलियों में तो आप टाइप कर सकते हो। तो चलो यार, मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 6 लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं हम। किसका ले रहे हैं? मोल कंसेप्ट का। पिछले 5 लेक्चर से हम मोल कंसेप्ट की, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। देखो, इसमें आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स को देखने वाले हैं, कि देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन की कितनी तरह, हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितने टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, आज उसको हम देखेंगे। राइट। जैसे देखो, बात करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है, ठीक है, एक गिलास मान लो, बीकर मान लो, केमिस्ट्री वाले बीकर बोल देते हैं, हम जैसे देसी लोग गिलास बोल देते हैं। जो मानना है आपको मान लो, बस कोई एक ऐसा मान लो कि एक ऐसा कुछ डब्बा सा है जिसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है, कुछ भी डाला हुआ है, सोल्यूशन डाला हुआ है मान लो, ठीक है। तो इसमें हमने एक सोल्यूशन डाला हुआ है ना। लेट्स से मान लो इसमें वाटर है, और ऊपर से लेट्स से मान लो मैंने इधर सोल्ट इसमें डाल दिया है। क्या डाल दिया है? सोल्ट, मतलब नमक डाल दिया है, NaCl इसमें डाल दिया है। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, नमक वाला पानी बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, सोल्ट वाटर बना दिया। राइट, सोल्ट वाटर आपका बन गया। अच्छा, ठीक है। तो आपने ऐसा करके नमक डाल दिया पानी में और आपका सोल्ट वाटर बन गया। समझ लेते हैं एक बार कि क्या चीजें हो रही हैं। तो आपके पास पानी था, इसमें आपने सोल्ट डाला और आपका सोल्ट वाटर बन गया। राइट। अच्छा, इधर से अब ये आपका क्या तैयार हो गया? ये आपका सोल्यूशन तैयार हो गया। ये आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है। और दो चीजें कौन सी हैं बेबी, आपको पता भी हो। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। कुछ लोगों की आत्मा बोल भी रही होगी अंदर ही अंदर से, जैसे ही मैं लिखना शुरू कर देता हूं। कुछ लोग को समझ भी आ रहा होगा कि इधर क्या लिखने वाला हूं मैं। तो सॉल्यूशन के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट को समझ लेते हैं कि एक बार होता क्या है, उसके बाद हम अपने कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। अच्छा, देखो, सॉल्वेंट क्या होता है? कोई भी चीज सॉल्यूशन में, वो चीज जो कि ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे आपके पास पानी था, पानी, आप जब पानी में नमक डालते हो तो नमक तो इतना से डालते हो, पानी आपके पास बहुत सारा है, नमक आपने एक चम्मच डाला मान लो, ठीक है, पानी आपके पास बहुत सारा है। तो पानी आपका इस केस में सॉल्वेंट हो गया। वाटर इधर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। मतलब द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज ए सॉल्वेंट। बात समझ है कि लिखने की तो जरूरत नहीं है, डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज ए सॉल्वेंट। ठीक बात है। सोल्यूट क्या है? जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं सोल्यूट। जैसे कि इस केस में आपका देखें तो वाटर इस केस में आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर आपका ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और NaCl आपका क्या है? सोल्यूट है, क्योंकि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो बाली बात क्लियर है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, एक को सोल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम सोल्यूट बोल देते हैं। अच्छा, इधर से एक बात और याद रखना कि किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा एक ही सॉल्वेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा सिर्फ एक सॉल्वेंट ही होता है। सोल्यूट आपके बहुत सारे हो सकते हैं, सोल्यूट मल्टीपल्स हो सकते हैं, सोल्यूट मोर देन वन, सोल्यूट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन सॉल्वेंट आपका हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में एक ही होगा। जैसे कि
इसमें आपने नमक डाला हुआ था, नमक पानी बना दिया था। इसमें अगर मैं चीनी भी डाल दूं, इसमें अगर मैं शुगर डाल दूं, हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है नींबू पानी का, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया, शुगर डाल दिया, चलो इसमें मैंने लेमन भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया। अब मेरा मन कर रहा है नींबू भी डाल दूं। अब कुछ ज़्यादा ही चटपटे लोग होंगे तो क्या करेंगे, वो जलजीरा भी डाल देंगे ठीक है, वो जलजीरा भी डाल देंगे। अगर कोई पंजाब वगैरह से होगा तो और सब चीज़ें डाल देगा, है ना। पंजाब वाले ज़्यादा चीज़ें सब कुछ डाल देते हैं, जो जो मेरा सब डाल देते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने आपका एक नींबू पानी बना दिया जिसमें मैंने वाटर है, ऊपर से मैंने नमक डाल दिया, शुगर डाल दी, लेमन डाल दिया, जलजीरा डाल दिया, मस्त एक आपका बना दिया मैंने, नींबू पानी बना दिया। अच्छा, तो इस नींबू पानी में आपके देखो एक ही सोलवेंट होगा। मैंने क्या बोला, सोलवेंट हमेशा एक होगा, सोलवेंट हमेशा एक होगा, बाकी जितने भी हैं वो सब आपके सोल्यूट होंगे। बात समझ रहे हो। किसी भी सोल्यूशन में हम अपने माइंड में बस इतना डाल लो कि किसी भी सोल्यूशन में सिर्फ एक सोलवेंट होता है, बाकी सब के सब सोल्यूट होते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब आपने जलजीरा बना दिया, तो ये आपका अभी भी सोलवेंट है क्योंकि वाटर अभी भी आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। नमक, शुगर हो गया, लेमन हो गया, जलजीरा हो गया, तो थोड़ा हल्का हल्का ही डालोगे ना यार, एक एक चम्मच ही डालोगे। नींबू का एक ही नींबू को गालोगे उसमें, ठीक है, एक ही नींबू को क्रश करोगे, और सोल्ट भी आप 1 चम्मच डाल दोगे, चीनी 2-3 चम्मच डाल दोगे। तो वाटर अभी भी आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, आपने वाटर बहुत जग भर के लिया हुआ है, राइट। तो वाटर आपका सोलवेंट है, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो वो आपका सोलवेंट होता है, ठीक है। इन जो 6 चीजें आपने डाली थी, 6 है कि 4 है, 5 है, 5 चीजें हैं। एक वाटर है, एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है, 5 चीजें हैं। तो इन 5 में से वाटर आपका सोलवेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है अगर इन चारों के कंपैरेटिवली देखें तो। और ये चारों आपके क्या है, ये चारों आपके सोल्यूट हैं, ये चारों आपके सोल्यूट हैं। बात क्लियर है। सोलवेंट हमेशा एक होगा, सोल्यूट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। ठीक बात है। अच्छा, तो आपने ये चीजें देख ली। अब जो हम बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए, मतलब देखो, जब आपके सॉल्यूशन में मान लो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, मान लो एक तो सॉल्वेंट हो गई, मान लो एक सॉल्वेंट है प्लस एक सोल्यूट है, एक ही सोल्यूट है मान लो, तो मतलब टोटल सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है। तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, बाइनरी मतलब 2, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। इसी तरह अगर आपका एक सॉल्वेंट है, ठीक है, आपके पास 2 सोल्यूट हैं, तब आपका जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी सॉल्यूशन। जैसे आपके पास पानी था, पानी में आपने जब नमक डाला था तो आपका वो बाइनरी सॉल्यूशन था क्योंकि एक आपका वाटर है, एक आपका नमक है, 2 ही कंपोनेंट है, तो आपका वो बाइनरी सॉल्यूशन है। अब जब उसमें आपने चीनी भी डाल दी तो 3 कंपोनेंट हो गए जिसमें 2 सोल्यूट हैं, आपका एक सॉल्वेंट है। तब एक सॉल्वेंट हो, जब 2 सोल्यूट हो, तो मतलब टोटल कंपोनेंट कितने हो गए सॉल्यूशन के, 3, तो इसलिए इसको टर्शियरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। इसी तरह जब 3 सोल्यूट हो जाएंगे तो उसको क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। इसी तरह आगे जाता रहता है ना, क्वार्टनरी सॉल्यूशन, ठीक है, क्वार्टनरी सॉल्यूशंस ऐसे ही आगे जाता रहता है, पेंटेनरी सॉल्यूशन ऐसे आगे जाता रहता है, राइट। आज के लेक्चर में या अपने सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो मेजरली बाइनरी सॉल्यूशंस ही है। तो हम अब जितना भी आगे हम जाएंगे, जब जितना भी हम आगे के लेक्चर्स लेंगे उसमें हम मेजरली डील करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन तक, ठीक है। और एक आधे रेयर केस में टर्शनरी सॉल्यूशन के बारे में डील कर लेंगे जब जेईई एडवांस का एक आधा क्वेश्चन करेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो हम आगे जितने भी अपने लेक्चर्स लेने वाले हैं उसमें बाइनरी सॉल्यूशन को ही डील करेंगे, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट हो और एक ही सोल्यूट हो, ठीक है। हम इसी लेवल तक रुकेंगे, अपने लेवल में जेईई के या नीट के लेवल में इधर तक ही है बात, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे हम जो भी करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन को करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। आपको सॉल्वेंट पता लग गया क्या होता है, सोल्यूट पता लग गया है क्या होता है। उसके आगे हमने देख लिया कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सोल्यूट, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो उसमें हम अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन को ही आगे हम डिस्कस करेंगे, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट हो, एक सोल्यूट हो आपका। बात ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इसको इरेज कर दिया जाए। नींबू पानी पी लिया आपने सबने, चलो तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे, अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे।
देखो अब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है, जो भी आपने अभी सॉल्यूशंस बनाए, जैसे आपने अभी जस्ट नींबू पानी बनाया था, तो इस नींबू पानी की अगर आपको कंसंट्रेशन बतानी हो, इस नींबू पानी की आपको कंसंट्रेशन बतानी हो, ठीक है, आपको लेमन वाटर आपने बनाया था, लेमन वाटर बनाया था, इसमें सब कुछ आपका डाला हुआ है, मान लो जलजीरा नींबू सब कुछ डाला हुआ है, जो जो आपका मन है सब डाल दिया, आपने नींबू पानी बनाया था। अब इसकी आपको कंसंट्रेशन बतानी है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, अगर फील के तौर पे समझे कि नींबू पानी में नींबू का कितना टेस्ट आ रहा है, या शुगर का कितना टेस्ट आ रहा है, या नमक का कितना टेस्ट आ रहा है, ये क्या उसकी कंसंट्रेशन बता रहा है इनडायरेक्टली। मतलब अगर किसी चीज में नींबू कम डाला हुआ है, मतलब नींबू पानी का टेस्ट कम आ रहा है, मतलब सलोट, हमने सलोट की मात्रा कम रखी है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी सॉल्यूशन की। धीरे धीरे समझ आएगा। किसी एक आपका नींबू पानी है, एक आपने नींबू पानी बनाया, उसमें आपने 4 नींबू डाले, ठीक है, आपने 4 नींबू डाले तो मस्त नींबू पानी बना, ठीक है। और एक मैंने नींबू पानी बनाया, मेरे पास एक ही नींबू था, ठीक है, मेरे पास एक ही नींबू था। अब वो इतना अच्छा नींबू पानी बना नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, नींबू कम था, नींबू का टेस्ट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने जो आपने जो नींबू पानी बनाया वो मस्त बना, क्योंकि आपने 4 नींबू डाले थे। तो और मैंने जो बनाया था, आपने 4 लेमन डाले थे और मैंने 1 लेमन डाला था, ठीक है, मैंने 1 लेमन डाल दिया था। आपका नींबू पानी मस्त बना, मेरा इतना मस्त बना नहीं। तो नींबू पानी मस्त बनने का मतलब क्या है, मतलब कि आपको नींबू पानी का टेस्ट आ रहा है, मतलब आपने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा डाले। जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा डाले तो सॉल्यूशन की, आपके नींबू पानी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब टेस्ट आपको आने लग गया ज्यादा। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझ रहे हो आप? क्या कंसंट्रेशन का मतलब इतना ही होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, उसको ही हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो कंसंट इधर से एक आपकी टर्म आती है कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट present in a container, present in a solution, sorry, present in a solution is called a concentration of solution, is called a concentration of solution। कि कितनी क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो गई, तो मतलब उस सॉल्यूशन की आप बोल सकते हो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, उस सॉल्यूशन की आप कंसंट्रेशन बोल सकते हो कि उसकी कंसंट्रेशन कम है। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, उसकी कंसंट्रेशन कम। क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन ए सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। राइट, बात क्लियर है? आई होप आपको कंसंट्रेशन क्लियर हो गया कि कंसंट्रेशन क्या होता है। राइट, अब इस कंसंट्रेशन को ही डिफाइन करने के आपके पास अलग अलग मेथड है। आई थिंक इंक हल्की सी कम चल रही है, डार्क, एक बार हम इंक भर लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद हम देखते हैं 7 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। 7 क्या 8 तरह की होती हैं। आपको कराई 7 जाती हैं, लेकिन मैं आपको 8 भी बता दूंगा, एक और बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, पहले अब हम जो कंसंट्रेशन टर्म करने जा रहे हैं, आई होप आपको कंसंट्रेशन समझ आ गया होगा, सॉल्यूशन क्या होता है समझ आ गया होगा, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्शियरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्वाaternary सॉल्यूशन क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। आपको समझ ये भी आ गया होगा कि एक ही मैक्सिमम सॉल्वेंट हो सकता है सॉल्यूशन में। अभी तक हमने इतना ही डिस्कस किया है, राइट। तो आई होप आपको कंसंट्रेशन टर्म समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम जो कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे, हम अलग अलग आपके, देखो हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करेंगे, जैसे परसेंटेज बाय वेट। अभी मैं बताता हूँ ये सब क्या होता है, अभी हम शुरू करेंगे, बस जस्ट मैं अभी लिख रहा हूँ बस कि पहले ही हम कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे। परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, पीपीएम, ठीक है, पीपीएम, पीपीबी, ये भी देख लेंगे। हम करेंगे उसके बाद लेट्स से
6 कर लेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फिर हम कर लेंगे मोलैरिटी, फिर हम करेंगे मोलैलिटी, फिर हम करेंगे नॉर्मैलिटी, और लास्ट में हम कर लेंगे फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी वैसे हम फॉर्मेलिटी के लिए ही करेंगे, ठीक है, फॉर्मेलिटी जस्ट हम एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है। एक आधी बार बहुत रेयरली पूछ लिया है, वो भी जेई में, नीट में तो नहीं पूछा है, तब भी हम फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी को कर लेंगे, राइट। तो बेसिकली ये आपके कुछ 10 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। आज हम ऐसा करते हैं, आज हम इधर तक कर लेंगे, ये पहले 6 हम आपके आज कंसंट्रेशन टर्म कर लेंगे, उसके आगे आले हम अपने फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें भी टाइम लगेगा, इनमें अच्छा खासा टाइम देने की जरूरत होगी। आज हम पहले 6 को अच्छी तरह देख लेंगे, राइट। तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। परसेंटेज वेट से शुरू कर लेंगे, इधर मोल फ्रैक्शन तक खत्म कर देंगे। करें, इसको इरेज कर दिया जाए। चलो देखते हैं एक एक करके सारी कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसी गिवन सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक बात है कि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, वो होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट आपका प्रेजेंट है। जहां ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां सोल्यूट की मात्रा कम होगी उधर कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, अच्छा पहला देखते हैं। पहला है आपका परसेंटेज वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। पहली आपकी कंसंट्रेशन की एक हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, परसेंटेज वेट बाय वेट। बात करते हैं इसकी, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट की। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि हम किस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। हम जितने भी आगे हम अपनी चीजें करेंगे, मेजरली हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में करके भी अपने फॉर्मूले डिराइव करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट हो, मतलब एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट होगा, उसी को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो मान लो एक आपके पास सॉल्वेंट है, जिसको लेट से मैंने डोनेट किया ए आपका एक सॉल्वेंट है, ठीक बात है, मान लिया आपने, ठीक है, और बी आपका फिर सोल्यूट है, मान लेते हैं। ए आपका सॉल्वेंट है, बी आपका सोल्यूट है, हमने मान लिया, ठीक है। ए आपका सॉल्वेंट हमने मान लिया, बी आपका सोल्यूट मान लिया, ये आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन हमने मान लिया कि बाइनरी सॉल्यूशन ए सॉल्वेंट और बी सोल्यूट से मिलकर बना हुआ है, ठीक बात है। अच्छा, अब अगर मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए बताना है, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए बताना है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए बराबर होता है वेट ऑफ ए डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, किसी की आपको परसेंटेज निकालनी हो तो आप कैसे निकालते हो, गिवन डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हो, तो आपकी परसेंटेज आ जाती है। तो ऐसे ही हम परसेंटेज वेट बाय वेट इसकी निकाल सकते हैं। देखो, आपको निकालनी है परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए। तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसी तो परसेंटेज निकलती है ना, जैसे आपके 100 मार्क्स में से 93 मार्क्स आए हैं, तो ये आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये आपके टोटल मार्क्स हैं, उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते थे तो आपकी 93% आती थी। आपको इन्हें जितना ऑब्टेन किया, जितने आपके टोटल हैं, उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से, ऐसे परसेंटेज निकालते थे। इसी तरह आप परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए निकालना चाहो तो वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं बोलूं तो आप ये बोल सकते हो ना,
वेट ऑफ ए, अगर मैं वेट ऑफ ए को W सब्सक्रिप्ट में ऐसे डिफाइन करूं तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन क्या इसके बराबर होगा, WA प्लस WB के। अरे आपका सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्वेंट और सोल्यूट से, ठीक है। आपका सोल्यूशन, आपका जो सोल्यूशन था वो इन दो चीजों से मिलकर बना है। तो अगर वेट ऑफ, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट के। तो अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए निकालना चाहूं, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए निकालना चाहूं, वो इसके बराबर ही होगा वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसे अगर हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बी आपको बोलें, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बी बोलें अगर, तो क्या बोलोगे, सिंपली वही वेट ऑफ बी डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। सिंपल सी बात है, ये परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बी निकल जाएगा। तो ऐसे आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हो कि कितना वेट ए का प्रेजेंट है इसमें। जनरली आप परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बी निकालते हो क्योंकि आप वेट ऑफ सोल्यूट बताते हो कि कितना वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन सोल्यूशन में। आप उसी की मेजरली बात कर लो, लेकिन इसके बारे में भी बात करें तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। मेजरली हम इसको डिफाइन करते हैं क्योंकि हम कंसंट्रेशन में यही बताते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है आपका गिवन सोल्यूशन में। तो इससे डिफाइन होता है ना कितना वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है टोटल सोल्यूशन में, उसको हम परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बी से हम बता सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ये आपने निकाल लिया। अब देखते हैं, तो आपको पहली बार परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना आ गया, है ना। जैसे आपको बोला हो 1 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जैसे मैं एक सिंपल से वैसे बता रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ NaCl अगर प्रेजेंट है आपका, आपको बोला कि 1 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। आपको परसेंटेज वेट बाय वेट बतानी है NaCl की, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट बतानी है NaCl की, ठीक है। आपको NaCl की वेट परसेंटेज वेट बाय वेट बतानी है कि 1 मोल ऑफ NaCl आपने सोल्यूशन में डाल दिया है, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट बतानी है NaCl की। जस्ट मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। तो इसको आप कैसे बता सकते हो, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो, तो आपको ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, छोटू सा बस मैं एक बताना चाहता हूँ, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl आपको बतानी है सॉल्यूशन में। एक बात याद रखना, जब भी आपको सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन ना दी हो, जब भी आपको सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन ना दी हो तो आप हमेशा सॉल्वेंट को मान लोगे वाटर। अगर सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन दी है फिर तो ठीक बात है कि अगर बताया हो कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला है, HCl में डाला है, एसिटिक एसिड में डाला है, अगर आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया हो फिर तो ठीक है। अगर नहीं बताया हो, इधर देखो जैसे इस केस में आपको सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो जब सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हो तो बाय डिफॉल्ट, बाय कन्वेंशन आप वाटर को अपना सॉल्वेंट मान लोगे, क्योंकि वाटर क्या होता है, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो जब सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन ना दी हो तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आना चाहिए कि ये वाटर की बात करें कि वाटर इधर आपका सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो 1 मोल ऑफ NaCl है, 1 मोल ऑफ NaCl है, तो 1 मोल ऑफ NaCl है, तो 1 मोल ऑफ NaCl का वेट कितना होगा, 1 मोल ऑफ NaCl का वेट मोलर मास के बराबर ही होगा। तो NaCl का मोलर मास देख लो, 23 प्लस 35.5, तो ये आ गया 58.5। ये आपका आ गया मोलर मास, ये आपका आ गया मोलर मास किसका, NaCl का, ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल। यूनिट छोड़ो आप, अभी तो काम आपको वैल्यू से ही है। तो 1 मोल ऑफ NaCl का वेट आ गया इतना, 58.5 आ गया। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl निकालनी है, ठीक है, NaCl निकालनी है। तो निकाल लेते हैं, वो बराबर होगा, ठीक है, इसको ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं, 1000 ग्राम में। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl आपको बतानी है, तो 58.5 ये आपका वेट ऑफ ए है, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl बताना है। जिसका परसेंटेज वेट बतानी है उसका मास ऊपर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl बतानी है तो इसका मास ऊपर रखा, टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, 1000 ग्राम मान लो, ठीक है, 1000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे, तो उसके बाद आपके पास बचा 5.85 आपकी 5.85% आपका वेट बाय वेट आ गया,
वेट बाय वेट आ गया, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए आ गई, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaCl आ गई बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके ऐसे आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हो। अच्छा, इधर से अगर मैं, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट आप समझ गए क्या होता है, ठीक है, बस सिंपली वेट, जिसका परसेंटेज वेट निकालनी है उसका, उस कॉम्पोनेंट का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कर दोगे, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगी। बात ठीक है, ठीक है। इसको एक बार इरेज करते हैं, कुछ चीजें और क्लियर कर लेते हैं। जब भी एक बार लिखते हैं फिर ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि आपको दिया हो, लेट्स से आपको क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ हो 10% वेट बाय वेट, क्वेश्चन में मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको 10% वेट बाय वेट, है ना, तो 10% वेट बाय वेट दिया है, तो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, 10% वेट बाय वेट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स कि 10 ग्राम ऑफ सोलूट, 10 ग्राम ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, इतना ही हुआ, ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हो 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम सोलूट का प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, यही तो होता है ना परसेंटेज वेट बाय वेट। तो कहीं भी यार 10% वेट बाय वेट लिखा हो तो आपके माइंड में खट से आना चाहिए कि 10% वेट बाय वेट का मतलब कि 10 ग्राम सोलूट का प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये चीज आपके खट से माइंड में आनी चाहिए, जैसे मैं बोलूँ फट से हेडशॉट लगना चाहिए, राइट। तो ये होता है। अच्छा यार, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 10% वेट बाय वेट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और इन 90 ग्राम ऑफ सोलवेंट, ये भी तो बोल सकते हो ना अगर आप सोलवेंट के टर्म में डिफाइन करना चाहो। बोलो भाई, इन 90 ग्राम ऑफ सोलवेंट, ये भी तो बोल सकते हो क्योंकि आपका सोल्यूशन 100 ग्राम है, सोल्यूशन आपका 100 ग्राम है, सोल्यूशन आपका सोलूट और सोलवेंट और सोलूट से मिलके बना है। सोलूट आपको पता है 10% वेट बाय वेट का मतलब कि 10 ग्राम ऑफ सोलूट, तो मतलब 10 ग्राम अगर सोलूट है, ठीक है, प्लस ए वो बराबर है सोल्यूशन के, तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाए, वेट ऑफ सोलवेंट क्या आ जाएगा 90 ग्राम। अरे यार 10 ग्राम सोलूट है तो 90 ग्राम ही सोलवेंट बचा ना। तो आप चाहो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि 10% वेट बाय वेट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ये भी तो सेम ही बात हो गई, बस बोलने का तरीका अलग हो गया। पहले हम सोल्यूशन के टर्म में बोल रहे थे, अब सॉल्वेंट के टर्म में बोल रहे हैं, ठीक बात है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो 10% वेट बाय वेट को, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा हो, आप क्या बोलोगे, आप अगर 15.5% वेट बाय वेट लिखा हो, इसका मतलब क्या, 15.5% वेट ऑफ मान लो HCl लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या मिला आपको, बोलो भाई। क्या इसका मीनिंग इतना ही हुआ कि 55.5 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, क्योंकि सॉल्वेंट की कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो हम वाटर को ही अपना सॉल्वेंट मान सकते हैं। तो 15.5% वेट बाय वेट ऑफ HCl का मीनिंग क्या निकल के आया कि 15.5 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, सॉरी ठीक है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, हाँ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। अगर आप सॉल्वेंट के टर्म में डिफाइन करना चाहो तो 100 में से माइनस कर देंगे 15.5, राइट, 100 में से माइनस कर देंगे 15.5, तो ये आपका बचा 84.5। तो आप ये भी बोल सकते हो, या तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि 15.5 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, या तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि 15.5 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन कितना 84.5 ग्राम ऑफ वाटर या सोलवेंट। दोनों सेम ही चीज, दोनों चीजें सेम ही इंफॉर्मेशन दे रही है ना। 15.5 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 15.5 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 84.5 ग्राम ऑफ सोलवेंट। इंफॉर्मेशन सेम ही दे रही है, बस लिखने का तरीका अलग है। बात ठीक है। तो ठीक है, ऐसे हम परसेंटेज वेट बाय वेट कहीं भी ऐसे कोई टर्म लिखे तो उसका आई होप आज से आपको मीनिंग पता होगा, राइट। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया। आगे देखते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन देख ले, इसका एक क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी। इसका एक सिंपल सा बच्चों वाला चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो
क्वेश्चन है आपका बबुआ, तो क्वेश्चन है कि इफ छोड़ो 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड present in a 500 ml solution, ठीक है, और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है। लेट से मान लो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, लेट से 1.1 मान लो, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, मिलीलीटर में ले लो जाइए, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहे हैं, आपको फाइंड करना है परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन ए सॉल्यूशन, आपको ये बताना है। चलो भाई लग जाओ काम पे, करो वीडियो को पॉज और ट्राई मारो। वीडियो को पॉज, चलो पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, आप ट्राई मारो। मैं तब तक एक बार फिर इंक भर लेता हूँ, गर्मी भी बहुत हो रही है, आपको मेरे फेस से पता लग रहा होगा, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है, लेकिन गर्मी में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो कि मुझे देख रहे हो? इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ भाई मैं, क्वेश्चन सोल्व कर लो, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो बात करें, आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा, होप पे चल रहा हूँ मैं तो भाई, ठीक है, बाकी आपको पता होगा। तो 11 ग्राम आपको बोल रहे हैं कि ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में। अच्छा, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की आपको 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको पूछा है सॉल्यूशन में क्या होगी। अच्छा, तो देखो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, आपको पता है एलसीयू में ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बराबर होता है, किसके बराबर होगा? वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है ना, ये होता है आपका परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आपको वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पता है 11 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो आपको डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दी है, क्या आप उसका वेट निकाल सकते हो? देखो डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका डेंसिटी होता है। आपको डेंसिटी दी हुई है 1.1, डेंसिटी आपको 1.1 दी है, ठीक है। मास आपको निकालना है, वेट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है आपको 500 ml। तो इधर से आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इधर से आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 550 ग्राम आ जाएगा, है ना। 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे 500 से तो 550 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आपने निकाल लिया। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या आ जाएगा? 11 वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया 550, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आपका ऊपर आ गया 110, नीचे आ गया 550। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 2% आएगा, 1100 डिवाइड बाय 550 2% आ जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा। तो आपका 2% आ गया। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या आया? 2% आ गया, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, क्वेश्चन सोल्व कर लिया। व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या है? तो आप क्या बोलोगे? आंसर क्या आया? 2%, ठीक है। तो ये सिंपल सा रद्दी सा क्वेश्चन था,
हालांकि ठीक था, रद्दी भी नहीं था, इतना इमोशनली हर्ट ना होया करो, ठीक है। आगे चले, आगे करते हैं, चलो कर दें, चलो। तो आगे देखते हैं कि कैसे हमें और चीज़ें करनी है। अब हम आगे देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखते हैं। अब सेकंड कंसंट्रेशन की टर्म देखते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको देखते हैं क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सेम वही बात। देखो जैसे आपने वेट बाय वेट डिफाइन किया था, इसमें भी एक आपका सॉल्वेंट है, एक आपका सोल्यूट है। तो लेट्स से आपको परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूट बताना है, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूट बताना है, या पहले चलो सॉल्वेंट का ही बता लो, आपकी मर्जी है। पहले ए को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसको भी डिफाइन कर लेंगे, क्या जल्दी है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए कैसे डिफाइन करोगे, सेम वैसे ही। अब वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना, यही तो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, इनटू 100। यही होगा आपका परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए, बोलो भाई, ठीक है। यही होगा आपका परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए, क्लियर है। इसी तरह अगर आप परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बी निकालना चाहो तो क्या होगा, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, एक सेकंड, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बी क्या होगा, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम आपका बराबर है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा। ऐसे ही जैसे आपने परसेंटेज वेट बाय वेट निकाला था ए और बी का, ऐसे ही आप निकाल सकते हो इसको भी। अच्छा, अगर कहीं लिखा हो 10% वी बाय वी, इसका क्या मतलब हुआ। फॉर्मूला तो आप समझ गए, फॉर्मूला में कुछ था नहीं, आप एक समझ गए तो ये भी समझ ही गए होंगे। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या इतना सा मतलब होगा कि 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूट, 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। पहले हम वेट के टर्म में बस बात कर रहे थे, अब वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हैं। पहले 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या था, 10% वेट बाय वेट का मतलब था कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। अब क्या 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि 10 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। या तो आप ये भी बोल सकते हो, या और लगा के ये भी बोल सकते हो कि 90 ml ऑफ सोल्वेंट में, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो, बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस, तो आप 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हो, या कहीं मान लो 5.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है, तो आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5.5 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है आपका 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ऐसे आप यार परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये लिखा हो तो इससे आपको पता है कि इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 10 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, या 90 ml ऑफ सॉल्वेंट में। बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, बात ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया कि हमने परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी डिफाइन कर दिया क्या होता है। आगे देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी देख लेते हैं क्या होता है। अब तो आप आगे बता सकते हो यार, अब तो आप आगे बस चलते जा सकते हो। देखो परसेंटेज, थर्ड नंबर करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो पहले हमने क्या लिया था, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम और वॉल्यूम। अब एक आपका वेट की टर्म है, एक वॉल्यूम की टर्म है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। परसेंटेज, जैसे अगर आपके पास बोलना हो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ, लेट्स से ए आपको डिफाइन करना है, तो बराबर होगा वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100,
इंटू 100, टोटल वॉल्यूम वही वी ए प्लस वी बी। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं तो मतलब वेट ऊपर रखना है, नीचे वॉल्यूम रखना है, वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह अगर आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ बी बोलना चाहो तो आप क्या बोलोगे, वेट ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ऐसे आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ बी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो कहीं अगर लिखा हो 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl लेट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं अगर लिखा हो 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका कि 10 ग्राम ऑफ HCl, कि 10 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 10 ग्राम ऑफ HCl, 10 ग्राम ऑफ HCl, पहली टर्म हम वेट लिखेंगे इन प्रेजेंट इन वॉल्यूम, वो किसने वॉल्यूम में, 10 ग्राम ऑफ HCl, 10 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यही हम बोलेंगे। तो इट मींस 10 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। जब परसेंटेज वेट बाय वेट की बात हो रही थी, जब 10% वेट बाय वेट बोला हो, 10% वेट बाय वेट का मतलब कि 10 ग्राम सोल्यूट आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम सोलवेंट में। अगर परसेंटेज 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला हो, मतलब 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। 10% वेट बाय वॉल्यूम बोला हो तो मतलब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट आपका प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, बच्चों वाली बातें हैं, आपको क्लियरली डिफरेंस समझ आ रहा है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो ये आपकी पहले 3 टर्म्स हमने डिफाइन कर लिया, पहले 3 कंसंट्रेशन की टर्म देख ली। परसेंटेज वेट भी आप निकालना सीख गए हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी सीख गए हो, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी आप सीख गए हो। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं पीपीएम की। पीपीएम की पीपीएम क्या होता है, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इधर ही हम बात भी कर लेते हैं पीपीबी की भी। पीपीबी क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये होता है आपका पीपीबी। ठीक है, इन दोनों को डिफाइन करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है इसको देखते हैं। देखो, पहली बात, ये दो टर्म्स ना, ये जो दो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं, ये डिफाइन कब की जाती हैं, जब, ध्यान से सुनना, जब सैल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, जब सैल्यूट की मात्रा, सोल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, बहुत थोड़ा सा। जैसे वाटर आपका होता है, जैसे आपके टैप वाटर आता है, घर में पानी आता है आपके, आई होप घर में पानी आता है सबके, ठीक है, नहीं आता तो बता दो। तो वाटर है, ठीक है, जो टैप वाटर हमारे घर में आता है, तो वाटर में आपको पता है कि कुछ क्लोरीनेशन की होती है, जब जहां से भी आपका पानी आता है म्यूनसिपैलिटी से, उधर उसकी क्लोरीनेशन की जाती है, मतलब उसमें क्लोरीनेशन करा के उसको थोड़ा साफ किया जाता है, उसमें क्लोरीन की एडिशन करा के उसको थोड़ा साफ किया जाता है। तो वाटर में बहुत छोटे अमाउंट में आपका क्लोरीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे अमाउंट में क्लोरीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इतने कम मात्रा में होते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता, आप पीते हो आपको पता थोड़ा लगता है, राइट। तो जब सैल्यूट की मात्रा बहुत माइन्यूट हो, मतलब सैल्यूट की मात्रा बहुत माइन्यूट हो, तब आपकी ये दो टर्म डिफाइन होती हैं। जब सैल्यूट की मात्रा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैल्यूट जब आपका हो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैल्यूट जब आपका प्रेजेंट हो, तब आप इन दो टर्म्स को डिफाइन करते हो।
जब बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो आप पार्ट्स पर बिलियन को डिफाइन कर देते हो। जब इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है लेकिन तब भी बहुत है, बहुत कम है, तो उसको पार्ट्स पर मिलियन में, राइट। मतलब बहुत ही ज्यादा कम है तो इसमें, और ज्यादा कम है तो इसमें, बहुत ज्यादा कम है तो इसमें, ज्यादा कम है तो इसमें। ठीक है, बात क्लियर है। दोनों ही आपकी कंसंट्रेशन की टर्म तब डिफाइन होती हैं जब आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो। ठीक है, पहली बात आपको इतना क्लियर है। ठीक है, जैसे दिल्ली में आपका, जैसे मैंने क्लोरीनेशन की एग्जांपल दी, इसी तरह आपका जैसे दिल्ली में आपको पता है हमारे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब सल्फर पोल्यूशन में क्या होता है, टॉक्सिक गैसेज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, तो ये आपकी पोल्यूशन वाली गैसेज हैं। ठीक है, तो आप कभी भी देख लो जहां अगर आप पोल्यूशन इंडेक्स देखोगे, अगर कहीं जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं ना कि आज दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया, तो उधर ऐसी बात करते हैं कि आज दिल्ली में 10 ppm सल्फर डाइऑक्साइड का था। आप कभी देखोगे ना तो ये ऐसे ही लिखा होता कि 10 ppm सल्फर डाइऑक्साइड का था। मतलब पोल्यूशन को डिफाइन करने की ये टर्म है, क्योंकि पोल्यूशन एक सल्फर डाइऑक्साइड की छोटी सी मात्रा ही एक हाईली टॉक्सिक गैस, एक हाईली टॉक्सिक इन्वायरमेंट पैदा कर देती है। ठीक है, तो वो चीज जिसकी छोटा सा अमाउंट, जिसका कम अमाउंट भी माइन्यूट, वो चीज जिसमें आपका सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, उस चीज को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो उस चीज की कंसंट्रेशन आप ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन से डिफाइन कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये टर्म्स को हम कब डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन देखो सिंपली कुछ बात नहीं, पहले आप परसेंटेज वेट बाय वेट करते थे, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 1 मिलियन आपका कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻6 के। सबको पता है कि 1 मिलियन में 10⁻6 होते हैं। 1 मिलियन में इतने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 बिलियन में 10⁻9 जीरो होते हैं। मतलब 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन के। सिंपल सी बात है, 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन के, है ना, सिंपल सी बात है। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻6 के। अच्छा, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? ppm क्या होता है? जैसे ppm ऑफ ए बोला हो तो पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए होता है वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, या कुछ टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर कुछ भी हो। ठीक है, इनटू, अब बस उधर परसेंटेज में आप 100 लिखते थे, इधर बस आप अब 10⁻6 लिख दोगे। ये होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। बात समझ आ रही है? ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन आपका ए होता है। इसी तरह आपका अगर आपको पार्ट्स पर बिलियन ऑफ ए लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? अब तो आप बोल सकते हो यार, बोलो मेरे साथ, वेट ऑफ ए डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻, क्या आ जाएगा? 6 आएगा कि 100 आएगा कि 9 आएगा? 9 आएगा, 10⁻9। ये आपका पार्ट्स पर बिलियन हो गया ए का। पार्ट्स पर बिलियन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बात ठीक है? ठीक है, मतलब अगर कहीं लिखा हो 10 ppm, 10 ppm का मतलब क्या हुआ? 10 ppm मीन्स कि आपका 10 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, 10 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में, 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। क्या ये डिफाइन कर रहा है? जैसे 10% वेट बाय वेट क्या करता है डिफाइन आपका, कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब इधर मिलियन में बात चल रही है, तो मतलब 10 ppm का मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। इसी तरह 10% ppb दिया हो, मतलब पार्ट्स पर बिलियन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 10⁻9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगर 10 ppb की बात करें, ppb की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पार्ट्स पर मिलियन भी क्लियर है, पार्ट्स पर बिलियन भी क्लियर है। ठीक है, एक लास्ट टर्म डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है भाई? ये सब कर दें रेस? चलो,
आज की चीज एक लास्ट टर्म और डिफाइन करते हैं, लास्ट कंसंट्रेशन की टर्म आज की क्लास के लिए डिफाइन करते हैं, परसेंटेज मोल फ्रैक्शन को। 5 टर्म हमने देख लिया है, हमने परसेंटेज वेट बाय वेट देख लिया है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लिया है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देख लिया है, पार्ट्स पर मिलियन देख लिया है, पार्ट्स पर बिलियन देख लिया है। अब हम देखते हैं, अब हम देखना है हमें लास्ट चीज आज की, मोल फ्रैक्शन को। इस बला को भी समझ लेते हैं कि क्या है मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन नाम से क्लियर हो रहा है कि मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स की बात हो रही होगी, मोल्स की फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। जस्ट देखो, आपके पास 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, वही घिसी पीटी बात, एक आपके पास ए है, एक बी है, एक आपके पास सोलवेंट है, एक आपके पास सोलूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहली बात तो मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं किससे, मोल फ्रैक्शन को डोनेटेड बाय, देख सकते हो आप, डोनेटेड बाय स्मॉल एक्स, इसको एक्स से डोनेट करते हैं, डोनेटेड बाय स्मॉल एक्स, है ना, एक्स से डोनेट करते हैं। तो मान लो आपको मोल फ्रैक्शन अगर ए की निकालनी है, मोल फ्रैक्शन आपको ए की निकालनी है, तो इसको हम एक्स ऑफ ए से डोनेट कर देंगे, इसको हम एक्स ऑफ ए से डोनेट कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर होगा मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और टोटल मोल बराबर होता है Na प्लस Nb के, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोलूट बराबर होगा टोटल मोल्स के। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो Na डिवाइड बाय Nt के। तो यही तो आपने मोल फ्रैक्शन निकाली ना, इस मोल फ्रैक्शन निकाली। ए की फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को टोटल से डिवाइड करना, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं, कि कितना भाग है टोटल में, उसकी पूरे भाग में कितनी हिस्सेदारी है, उसी को तो फ्रैक्शन बोलते हैं ना। कि आपके जमीन में, आपके घर की जमीन में कितने % हिस्सेदारी है, उसको आप फ्रैक्शन में डिवाइड करते हो ना, कि आपकी 30% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए होता है आपका मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इसी तरह आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिफाइन कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ टी, है ना। ये आपका मोल फ्रैक्शन ए का आप निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन बी का निकाल सकते हो। ठीक बात है, ऐसे आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे ए और बी का। एक चीज और देखो, मोल फ्रैक्शन आई होप आप निकालना सीख गए होगे। एक चीज और समझो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं एक्स ए और एक्स बी को ऐड कर दूं, करके देखो, एक्स ए और एक्स बी को ऐड करो तो आपको क्या आ रहा है, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी और प्लस एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। ए आपने ऐड कर दिया, अब कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर एन ए प्लस एन बी और नीचे भी आपका है एन ए प्लस एन बी, मतलब कट के 1 आ गया, 1 आ गया। मतलब इधर से आपके पास एक बहुत ही प्यारा रिलेशन आया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा बराबर होता है 1 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट हमेशा बराबर होता है 1 के। ये आपका एक रिलेशन आ गया। मतलब अगर आपको मोल फ्रैक्शन सोलूट के बताए हो तो आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के निकाल सकते हो। आपको मान लो बताया मोल फ्रैक्शन सोलूट के है 0.1, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट बता सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्स से बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू आपको दी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट आपको बताया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट आप बता सकते हो 1 माइनस 0.1, तो आपका 0.9 आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्वेंट कितना आया 0.9। मतलब आपको अगर मोल फ्रैक्शन सोलूट के या सॉल्वेंट में से किसी एक के पता है तो आप दूसरी चीज निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1 के। बात क्लियर है। इसी तरह आपको अगर वैसे 2 से ज्यादा कॉम्पोनेंट दिए होते, मान लो 2 आपके पास, मान लो 2 सोलूट दिए होते और एक सॉल्वेंट होता, टर्शरी सोल्यूशन होता, एक सॉल्वेंट दिया होता, तो लेट से मैंने सॉल्वेंट को डोनेट कर दिया ए से, सोलूट को डोनेट कर दिया बी और सी से। मान लो एक केस वैसे ही बता रहा हूं कि एक सॉल्वेंट है मान लो ए, ठीक है, और 2 सोलूट है, तो मान लिया एक सोलूट को मान लिया बी, दूसरे सोलूट को मान लिया सी मैंने। तो इस केस में आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, इस केस में आपका रिलेशन हो जाएगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर हो जाएगा 1 के। बस यही बताना था, ठीक है। जब अगर 3 कॉम्पोनेंट हो तो ये हो जाएगा। बस तीनों के हमेशा जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उन सबके अगर मोल फ्रैक्शन जब आप निकाल लो, उनका जब सम करोगे वो बराबर हमेशा 1 के ही रहेगा। बस कहना ये चाहता हूँ। बात क्लियर है, मोल फ्रैक्शन वाली टर्म क्लियर है,
ठीक है। तो ऐसे आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए के कहा हो तो मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, वो होता है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इधर 100 से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, परसेंटेज मोल नहीं निकाल रहे हैं, परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई तो करते ही नहीं है, फ्रैक्शन तो हम सीधे निकालते हैं बस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन देख ले, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमने 6 की 6 चीज कर ली, अब हमें क्वेश्चन देखना, 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक मैं आपको अपने लेवल पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद 2 आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी करा देता हूं, फिर इस चैप्टर को सॉरी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलो मेरे मुंह से लेक्चर की जगह चैप्टर ही निकल जाता है, क्योंकि मैंने अभी तक काफ़ी बार यूट्यूब में अभी तक 1 शॉट 2 शॉट वीडियो प्यारी प्यारी डाली हैं, इसलिए मेरे मुंह से हमेशा ही निकल जाता है, क्योंकि मैं एक लेक्चर में ही चैप्टर खत्म कर देता था 1 शॉट। अब डिटेल में ज़्यादा चल रहे हैं, पूरे वास्ट में चल रहे हैं, तो मुंह से भी उसकी आदत निकली नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन की। इफ 12 ग्राम ऑफ ए 12 gram of A having molar mass 4 gram per mole and 24 gram of B having molar mass let's say 12 is given। आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ आप मुझे बताओ परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए, दूसरा मुझे आप बताओ परसेंटेज छोड़ो, आप मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ। पॉज करो वीडियो को, ट्राई मारो, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने पॉज करके ट्राई मार लिया होगा, मैं ट्राई मारने जाता, राइट। आपको देखो क्या दिया है, 12 ग्राम ए का दिया है जिसका मोलर मास इतना है, 24 ग्राम बी का दिया है उसका मोलर मास इतना है। आपको 2 चीज़ें बतानी है, पहले परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए। चलो पहले इसको देख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए तो बराबर होगा वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेट, मतलब वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी के इनटू 100। तो वेट ऑफ ए आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ ए आपको दिया है 12 ग्राम, वेट ऑफ बी आपको दिया 24 ग्राम। तो लिखते हैं, बस सिंपली पुट्टी करना है, 12 ऊपर नीचे 12 प्लस 24 इंटू 100। यही करोगे बस, सिंपली इसको सोल्व कर लो। तो 12 डिवाइड बाई 36 इंटू 100, तो 1/3 मतलब 33.3 आ जाएगा। 33.3% आ जाएगा वेट बाय वेट ऑफ ए। तो पहला आंसर आपका क्या आया, 33.3% आ गया आपका वेट बाय वेट ऑफ ए। बात ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका बराबर होता है मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब Na प्लस Nb। तो मोल, सबसे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, Nb और Na की वैल्यू निकालनी होगी, निकाल देते हैं। देखो आपको वेट दिया है, मोलर मास दिया हुआ है, तो क्या आप मोल्स निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो ना यार, पहले लेक्चर में ही याद करो, सेकंड लेक्चर। मोल क्या होता है, मोल्स ऑफ बी क्या होगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो बस गिवन वेट आपका कितना है 12 ग्राम, मोलर मास है आपका 4 ग्राम, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाय 4, ये आपका आ गया 3, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके बी के 3। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स आप ए के निकाल लो। अच्छा ये ए के निकाले हैं आपने भी, अभी आपने ए के निकाले है ना, ए अभी आपने ए के निकाले हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होगा, वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी। तो वेट ऑफ बी कितना दिया है अपने को, वेट ऑफ बी दिया है 24 ग्राम, 24 ग्राम ये दिया है, इसका मोलर मास दिया क्या हमें, हाँ 12 ग्राम दिया हुआ है, 12 ग्राम ये दिया हुआ है। तो ये 2 आ गया, ठीक है। 2 आ गए नंबर ऑफ मोल्स बी के, 3 आ गए इसके। बस अब क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एन बी की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आ गया इसका कितना 0.4 आ गया, 2 डिवाइड बाय 5 0.4 आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ
किसका, XB का मोल फ्रैक्शन आपने निकाला 0.4। अगर मोल परसेंटेज पूछते तो मोल परसेंटेज, आपको मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है। अगर आपको मोल परसेंटेज पूछते, परसेंटेज मोल ऑफ बी पूछते, तो आप क्या बोलते हैं, परसेंटेज मोल ऑफ बी बराबर होगा, फ्रैक्शन आपको दिया, इसको बस मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाती है ना। तो आपको फ्रैक्शन पता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा, तो 40% आ जाएगा अगर परसेंटेज के टर्म में पूछते। अभी आपको फिलहाल मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ, 0.4 ही है। परसेंटेज मोल ऑफ बी पूछते तो बस 100 से मल्टीप्लाई करते तो 40 आया था, 40% बोल देते आप, ठीक बात है। तो ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने देख लिया, परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल के देख लिया, एक मोल फ्रैक्शन बी का निकाल के दे दिया, आपको गिवन वेट दिया था, मोलर मास दिए थे दोनों के, ठीक है। आगे चलें, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं जो आके आपके जेई नीट में आए हुए हैं। देखो इस चैप्टर, इस जो टॉपिक से ना, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम आते हैं, सही बताऊं तो। इस लेक्चर से जो मैंने अभी आपको टॉपिक कराए हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इनका यूज हो जाता है आपके बाकी क्वेश्चंस में, मतलब इन टर्म्स का यूज हो जाता है कहीं ना कहीं बाकी क्वेश्चंस में। जैसे आगे हम मोलैलिटी करेंगे, नॉर्मैलिटी करेंगे, तो उनमें इनका जस्ट एक यूज आ जाता है क्वेश्चन की फॉर्म, बस उसमें ही इनको यूज कर देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इनका यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन में यूज होता है, आएंगे क्वेश्चन में, लेकिन बस डायरेक्ट नहीं आता कि यही निकाल, परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल दो। मोलैलिटी के क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वेट का यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं किसी स्टेप में, समझ रहे हो। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तब भी 1-2 जो क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आए हुए हैं उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सही लगे मुझे जो कि देखने में अच्छे थे, वो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6। आज से आपको वैसे याद भी होना चाहिए, अगर किसको याद नहीं है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला आज से याद होना चाहिए आपको, C6H12O6, 6-12-6, मैं तो ऐसे याद रख लेता हूँ, 6-12-6। इन एन aqueous binary solution is 0.1, ठीक है। द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट, आपसे पूछा है टू द नियरेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है भाई साहब, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। टू द नियरेस्ट इंटीजर इज आपको बताने इंटीजर की वैल्यू। आया हुआ है क्वेश्चन है कब, ये आपका आया हुआ है जेई मेन 2020 में, ये आया है 3 सितंबर को, जो आपका सितंबर में एग्जाम हुआ था उसमें आया है। मतलब मेरा एग्जाम हुआ था 1 सितंबर को, तो ये 3 सितंबर को आया था 2020 में। मैंने भी अपना जेई मेंस का एग्जाम दिया था। तो अच्छा, आपको मोल फ्रैक्शन दी हुई है, आपको क्वेश्चन एक बार पोस्ट करके ट्राई तो मारना ही है, वो आपने मार लिया होगा इस तक। जितनों को ट्राई करना है तो मेरे से बिना बोले ही कर लेते हैं, और जितनों को नहीं करना है मैं बोलता रहूँगा तब भी नहीं करेंगे। रैंक आपकी वैरी करेगा भाई, इसलिए प्लीज़ कर लो यार, प्लीज़ कर लो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आपको ग्लूकोज का इन एक्वस सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन दिया हुआ है 0.1। बाइनरी सोल्यूशन मतलब 2 ही कंपोनेंट हैं, और एक्वस का मतलब वाटर आपका सॉल्वेंट है इधर, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है वाटर, एक्वा मतलब वाटर, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको दिया है इन बाइनरी सोल्यूशन इज 0.1। आपको द मास परसेंटेज ऑफ वाटर बतानी है इन इट, कि मास परसेंटेज क्या होगी वाटर को, उसको नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू में आपको बताना है, ठीक बात है। अच्छा देखो, आपको मोल फ्रैक्शन दी हुई है 0.1। अगर मैं मान लूं, लेट मान लो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं 1 मान लूं, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं मान लूं 1, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं मान लूं 1, इससे क्यों माना हमने, इससे मतलब क्या काम आसान होगा, न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो क्या होगा, अगर मैं मान लो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आपका 1 है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आपका 1 है,
आपको दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया है 0.1, मतलब इसका मतलब फिर क्या हो गया कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपका 1 आ गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपका 0.1 हो गया। अगर मैं मोल टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन अगर 1 मान लूं तो आपको पता है मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपका मोल्स ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर हो जाएगा। देखो आपका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपका बराबर होता है मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अगर मैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को 1 मान लूं, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को मैंने 1 मान लिया, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो है वो बराबर हो जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज के ही, सीधा मोल की वैल्यू आ जाएगी मोल फ्रैक्शन से ही। तो अगर आप टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को 1 मान लो तो आपका न्यूमेरिकल सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आपका 1 हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा मोल्स के। ठीक है, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं 1 मान लूं तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज बराबर हो जाएगा उसकी मोल फ्रैक्शन के ही, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स की। तो मोल फ्रैक्शन आपको दिया है ग्लूकोज का 0.1, तो वही आपका मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बस इतना ही काम था। उसके बाद मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपका दिया, मोल्स ऑफ फिर वाटर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर होगा, मोल्स ऑफ वाटर बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माने हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के, सेम बस ग्लूकोज की जगह वाटर लिख दोगे। ठीक है, तो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के। और आपको मोल फ्रैक्शन इसके पता है ग्लूकोज के 0.1, तो मोल फ्रैक्शन अगर वाटर के निकालने तो आप निकाल ही सकते हो। आपको अगर एक के मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन आप निकाल ही सकते हो ना। आपको पता है कि XA प्लस XB बराबर होता है 1 के, ये आपको पता है। आपको मोल फ्रैक्शन मान लो ग्लूकोज के, इसके ग्लूकोज के पता है 0.1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA इधर से क्या आ जाएगा, XA बराबर आ जाएगा 0.9 के। अगर आपको XB की वैल्यू पता है 0.1 है, XB की वैल्यू 0.1 है, तो XA आपका आ जाएगा 0.9 के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब आ जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपका आ जाएगा 0.9, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ही आपका होगा मोल्स ऑफ वाटर के, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन आपने 1 मान लिया है, तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा आपका 0.9 के। तो मोल्स निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना था, मास परसेंटेज निकालनी है। अच्छा, मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर मतलब वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 100, यही आपको करना है। अब आपको मोल्स पता है ग्लूकोज के, वाटर का मोल्स पता है। आपको अगर मोल्स पता है तो क्या आप उनका वेट निकाल सकते हो, निकाल ही सकते हो ना यार। मोल्स बराबर होता है वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो निकाल लो। ठीक है, निकाल लो। देखो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, मोल्स आपको पता है, मोल्स बराबर होता है वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज, यही होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर वेट कितना होता है, देख लो ग्लूकोज का मोलर वेट कितना होता है। वैसे मुझे याद है 180 होता है, आपको भी डायरेक्ट याद होना चाहिए 180 होता है। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस आपका 16 × 6। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप देखोगे 180 ही आएगा। ग्लूकोज का मोलर मास वैसे भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 180 होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज आप भी वैसे चाहो तो सोल्व कर सकते हो, ऐसे ही आप मोलर मास निकालते हो। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपका आ जाएगा 180। ठीक है, तो गिवन वेट इधर से आपका निकल आएगा कि वेट ऑफ ग्लूकोज आपका बराबर आ जाएगा मोलर मास, मतलब 180 को, अगर 180 को मल्टीप्लाई कर दूँ 0.1 से, 180 को मल्टीप्लाई कर दूँ 0.1 से तो 18 आ गया। ठीक है, ये आपने निकाल लिया वेट ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह आप वेट ऑफ वाटर निकाल लो। वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर इधर से आपका बराबर आ जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर मतलब 18 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ, अच्छा पहले पूरा लिख दूं क्या आपके लिए, ये बराबर होता है मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, इधर से अगर आप वेट ऑफ वाटर निकालना चाहो तो बराबर होगा मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 0.9, मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.9 से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर, आपका आ जाएगा वेट ऑफ वाटर का। अब आपको निकालना है परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ वाटर की ही, तो बराबर होगा, पहले वेट ऑफ वाटर आपको निकाल लिया आपने 18 × 0.9 डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर, फिर से लिख दो 18 × 0.9
प्लस और 18 आ गया आपका ग्लूकोज का वेट मल्टीप्लाई 100। ये आपका आ जाएगा ना परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ वाटर। आपने बस वेट ऑफ वाटर निकाल लिया, ठीक है। आपने मोल फ्रैक्शन दिया था उसने, आप इसलिए आपने टोटल मोल्स 1 मान लिया सोल्यूशन के। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1, मोल्स ऑफ वाटर 0.9। अब आपको मोल्स पता है तो आप वेट निकाल सकते हो। मोल्स बराबर होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो इधर से आपको मोलर मास आपको पता है ग्लूकोज का 180 होता है, वाटर का 18 होता है। तो आपने गिवन वेट निकाल लिया, इनका वेट इसका आया 18, इसका आया 18 इंटू 0.9। तो बस आपने वेट ऑफ वाटर ऊपर लिखा, नीचे वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 100। अब देखो 18 को कॉमन निकाल के आप काट सकते हो हर जगह से। बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास 0.9 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.9 मतलब 1.9 इंटू 100। यही बचा। 18 से 18 कट गया, ऊपर 0.9 रह गया, नीचे 0.9 प्लस 1, ठीक है। तो 1.9 नीचे हो गया, तो 0.9 डिवाइड बाय 1.9 इंटू 100 आ गया। मतलब 90 डिवाइड बाय इसको अगर आप सोल्व करो, तो 90 डिवाइड बाय 1.9 आ गया, है ना। 100 को जब मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.9 से तो 90 हो जाएगा। 90 डिवाइड बाय 1.9, तो इसको आप सोल्व कर लो। 19 डिवाइड बाय 1.9 तो मतलब 900 डिवाइड बाय 19, ठीक है। 900 डिवाइड बाय 19, तो ठीक है 900 डिवाइड बाय 19, तो ए आ रहा है आपका लगभग 900 डिवाइड बाय 19, 900 डिवाइड बाय 19 तो 4, ठीक है। 19 4 दा, ठीक है 4 7, ठीक है 76। तो ये लगभग आपका, फिर उसके बाद 4 14, तो ये आपका लगभग आ रहा है, ये आपका आ रहा है लगभग 47.3 के करीब आ रहा है। 47.3 आ रहा है। जब आप इसको सोल्व करोगे आपको देखोगे 47.3 के करीब आपकी वैल्यू आ रही है। और आपको पूछा था आंसर, आपको पूछा था टू द नियरेस्ट इंटीजर, आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना था। तो इसको नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसका नियरेस्ट इंटीजर 47 ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 47 की वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज, द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट्स इज ए 47%, राइट। 47 आपका नियरेस्ट इंटीजर होगा। आपको नियरेस्ट इंटीजर पूछा, 47.3 था, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 47 होगा, वही आपका आंसर होगा, राइट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, फिर आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं और चलते हैं कल के लेक्चर की। मैं प्रिपरेशन करता हूं, आप आज के लेक्चर की डीपीपी तैयार करो, प्रिपेयर करो। अच्छा, आज के लेक्चर की ना डीपीपी शायद आपको मिले भी ना, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इससे आपको कुछ क्वेश्चन बने भी नहीं है, बहुत रेयरली ही मुझे 2-3 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो आज की आपको डीपीपी में भी आपको ना मिले, ठीक है। कल के लेक्चर, आज की मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के जो कंसेप्ट मैंने आपको कराए हैं उसके जो क्वेश्चन है वो आपको कल की डीपीपी में मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी से मिक्स होके आ जाते हैं। फिर जब मैं आपको एक बार मोलैलिटी करा दूंगा, फिर इसके क्वेश्चन अगर डालूंगा फिर मजा आएगा ना, क्योंकि मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी डीपीपी आज नहीं मिलेगी। आज आप आज़ाद हो, अपना जो बैकलॉग है अगर वो आप कवर कर सकते हो, या आप पिछले 5-6 लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो अपने नोट्स के थ्रू। तो ठीक है, आज आपको ये काम करना, आज डीपीपी से आप फ्री हो, ठीक है। आधे तो खुश हो गए होंगे। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। देखो क्वेश्चन है आपका फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट is used to fortify foods with iron. Okay, the amount in grams of the salt required
टू अचीव 10 ppm of iron in 100 kg of wheat is 100 kg of wheat is। फिर से इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, साथ साथ में आपको एटॉमिक वेट दिया हुआ है। एटॉमिक वेट्स की वैल्यू आपको दी हुई है कि एटॉमिक वेट्स आपका आयरन का है एटॉमिक वेट आपका कितना 55.85 दिया है, ठीक है, और सल्फर का 32 दिया है, वैसे तो आपको पता ही है, और ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कब, ये आया है जेई मेन 2020 में। जेई मेन 2020 में आपका 8 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। 8 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। आज क्या बात है, मार्कर जल्दी जल्दी रुक रहा है। चलो, जेई मेन 2020 में 8 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, ऑप्शन आपको दिए नहीं गए हैं, आपको सिंपल एक ब्लैंक दी हुई है। क्वेश्चन को लॉक किया जाए, आंसर को लॉक करो जल्दी, बताओ। आई होप आपने ट्राई मारा होगा, एक बार मैं करूं ट्राई। चलो देखो, आपको बोला है कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मतलब फेरस सल्फेट है, आयरन का सल्फेट है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब क्या होता है, हेप्टा का मतलब होता है 7, हेप्टा का मतलब होता है 7। तो हेप्टाहाइड्रेट मतलब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, हाइड्रेशन मतलब वाटर। डिहाइड्रेशन होती है जैसे बॉडी की, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो हाइड्रेट का मतलब वाटर। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, तो ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज यूज्ड टू फोर्टिफाई फूड्स विद आयरन। इस कंपाउंड का यूज किया जाता है कि जितने भी आपके फूड्स हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, उसमें आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है कि आयरन की मात्रा उसमें अच्छी खासी हो जाए। ठीक बात है। अच्छा, द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ द सोल्ट, द अमाउंट इन ग्राम, आपको पूछा अमाउंट बताना है, द अमाउंट इन ग्राम्स, आपको अमाउंट बताना, द अमाउंट ऑफ सोल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm, ppm पे क्वेश्चन आ गया भाई। द अमाउंट ऑफ द सोल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट। 100 किलो गेहूं में, 100 किलो व्हीट में कितना आयरन की कितना सोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बताना कि 100 ग्राम आपका 100 किलो आपको गेहूं दिया है, 100 किलो आपको व्हीट दिया हुआ है, उसमें आपको बताना कि कितना आयरन सल्फेट आपको डालना पड़ेगा, आपको ये बताना है। ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना कि कितना सोल्ट रिक्वायर्ड होगा 100 किलो गेहूं में, 100 किलो व्हीट में। ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा, आपको दिया हुआ है 10 ppm दिया हुआ है, 10 ppm ऑफ आयरन दिया हुआ है, 10 ppm ऑफ आयरन। 10 ppm ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ, 10 ppm ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ, देखो निकालते हैं। 10 ppm ऑफ आयरन मतलब वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय टोटल वेट, वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट आपका इसके बराबर होगा 100 kg ऑफ 100 kg ऑफ वेट कहा है आपको, 100 kg, नीचे टोटल वेट क्या होगा 100 किलो। आपको ग्राम में पूछा है आंसर, तो पहले केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 10⁶, पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10⁶ से आप मल्टीप्लाई करते हो। आपको सिंपली क्या बताना है, 10 ppm ऑफ आयरन बराबर होगा वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 10⁶ के। तो आपको 10 ppm दिया है, 10 ppm ऑफ आयरन बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वेट आपका था 100 kg ऑफ व्हीट, तो 100 kg में था, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ग्राम में आपको आंसर पूछा था, तो आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 100 kg, तो 1 kg में 100 ग्राम 1000 ग्राम होते, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो आपने जब ये किया, तो इसको जब इधर लेके आओगे तो ये आपका कितना आ गया 10⁶, इधर 10⁶ आ गया, इधर आपका वेट ऑफ आयरन आ गया,
वेट ऑफ आयरन इंटू 10⁶, यही आ गया। जब इसको आपने आगे फर्दर सोल्व किया, इधर 10 था, इधर 10⁵ था, 10⁵ मल्टीप्लाई 10 10⁶ ही हो गया है ना। जब इसको आप इधर लेके आए इक्वालिटी के, तो 10⁶ से कट गया, तो आपका वेट ऑफ आयरन आ गया, वेट ऑफ आयरन आ गया आपका 1 ग्राम। वेट ऑफ आयरन कितना आ गया? 1 ग्राम। ठीक बात है। आपको 10 ppm ऑफ आयरन दिया था, उसको आपने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, टोटल वेट की वैल्यू आपने लिख दी, क्योंकि आपको 100 kg दिया था, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, लिख दिया, तो वेट ऑफ आयरन आपका आ गया 1 ग्राम, कि 1 ग्राम वेट है आयरन का। ठीक है, 1 ग्राम वेट है आयरन का। अच्छा, मतलब आपको वेट पता लग गया कि गिवन वेट आयरन का इतना है, इतना आयरन का वेट है। आपको ये दिया हुआ है, आपको बताना क्या है, आपको अमाउंट ऑफ सोल्ट रिक्वायर्ड पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्ट रिक्वायर्ड होगा, इसका कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। अच्छा देखो, इसका मोलर मास निकाल लो पहले, इसका क्या करो, मोलर मास निकाल लेते हैं, पहले निकालो, देखते हैं कितना आता है। आयरन का दिया हुआ है, आयरन का आपको मोलर मास दिया 55, इसको 56 ही मान लेते हैं, 56 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 इंटू 4 प्लस 7 वाटर, तो ये लिख दिया। इसको सम करते हैं तो 56 प्लस 32 प्लस 64 और 18 7 दा, तो 5 1 12। मुझे टेबल आते नहीं हैं, ठीक है, मतलब चीज़ें याद नहीं होती हैं मुझे ज़्यादा, मैं उनको कंसेप्चुअली समझ के ही कर पाता हूँ, मुझे नहीं तो कोई चीज़ याद नहीं होती, मेरा माइंड वीक है मेमोरी वाइज। ठीक है, मुझे चीज़ें ज़्यादा याद नहीं होती हैं, मैं कंसेप्चुअली ही कर पाता हूँ, मैं पूरी केमिस्ट्री 100% आपको कंसेप्चुअली ही समझाऊंगा। ठीक बात है। अच्छा, तो ये आपका आ जाएगा, तो 7 12 126, तो ये आ गया आपका। तो ये निकाल लेते हैं, तो 8 18, ठीक है, तो 8 9 15 16 17, तो 278 आ गया। ठीक है, तो 278 आया आपका, 278 आया आपका मोलर मास किसका, आयरन सल्फेट का, जो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, मतलब जो सोल्ट का, जो आपका सोल्ट यूज़ किया जा रहा था, जिस सोल्ट को गेहूं में डाला जा रहा था, उसमें आयरन की मात्रा इंक्रीज करने के लिए, उसका मोलर मास है 278। ठीक है, अब आपको देखो एक क्या पता है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में, 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में, मतलब ये आपका सोल्ट है, 278 ग्राम सोल्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 मोल, आपका 1 मोल ऑफ सोल्ट में 1 आयरन है, 1 मोल ऑफ सोल्ट में आपका 1 आयरन ही है, ये आपका एक सोल्ट है। इस सोल्ट का मोलर मास आया आपका 278। इस एक मोलिक्यूल में, या एक आपका मोलिक्यूल ऑफ आयरन सल्फेट के जो हेप्टाहाइड्रेट है, इसमें आपका एक ही आयरन का मोलिक्यूल है। मतलब आप क्या ये बोल सकते हो कि 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में आपका 56 ग्राम ऑफ आयरन है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि आपका 278 ग्राम सोल्ट में, 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में 56 ग्राम आपका आयरन है। ये आपको समझ आ रहा है? ठीक है, 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में आपका 56 ग्राम ऑफ आपका आयरन है। ये आपको समझ आ रहा है? आपसे पूछा क्या है कि 1 ग्राम आयरन कितने सोल्ट में होगा। आपसे पूछा ही है ना कि आपको बताना क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वेट। तो आपको निकालना है 1 ग्राम, आपने वेट ऑफ आयरन अभी जस्ट निकाला कि वेट ऑफ आयरन आया आपका 1 ग्राम। अच्छा, आपको पता है कि 278 ग्राम सोल्ट आपका प्रेजेंट है 56 ग्राम आयरन में, 56 ग्राम ऑफ आयरन में। तो 1 ग्राम आयरन में कितना होगा, आपको 1 ग्राम के लिए निकालना है। 1 ग्राम ऑफ आयरन में कितना ग्राम, 1 ग्राम ऑफ आयरन में कितना ग्राम सोल्ट ए होगा, तो ये होगा 278 डिवाइड बाय 56। 278 डिवाइड बाय 56 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितना आपको चाहिए होगा। पहली बात क्लियर है, इसको तो बस आगे तो क्वेश्चन सोल्व करना है, वो तो हम देखते हैं। पहली बात आपको एक क्लियर है, आपको क्या करना था, आपको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोला था, तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोला था। ठीक है, आपको बताया था कि वो यूज किया जाता है आयरन से फोर्टिफाई करने के लिए। तो आपको अमाउंट बताना कितना सोल्ट का रिक्वायर्ड होगा, सोल्ट का अमाउंट बताना था कि सोल्ट का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा अचीव करने के लिए 10 ppm ऑफ आयरन।
10 ppm ऑफ आयरन बनाने के लिए, ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वेट। तो 10 ppm ऑफ आयरन आपने लिखा वो बराबर इसके होता है, आपको टोटल वेट पता था तो टोटल आपने लिखा 100 kg, उसको आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो इधर से आपका आया, तो इधर से 10⁵ आया था, 10 इधर था, इधर लेके आया तो वेट ऑफ आयरन आ गया आपका 1 ग्राम, वेट ऑफ आयरन आ गया आपके पास 1 ग्राम। अब आपको पता है कि 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में, मतलब इसका मोलर मास हमने निकाला 278, तो आपको पता है 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में 56 ग्राम आयरन है, तो 1 ग्राम ऑफ आयरन में निकाल लेते हैं, 278 ग्राम में 56 ग्राम ऑफ आयरन, 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में 56 ग्राम ऑफ आयरन है। आपको 1 ग्राम ऑफ आयरन में बताना है, 1 ग्राम ऑफ आयरन में बताना है कि कितना सोल्ट रिक्वायर्ड होगा, तो 1 ग्राम ऑफ सोल्ट, 1 ग्राम ऑफ आयरन में इतना सोल्ट होगा, 278 को डिवाइड 56 से कर दोगे, तो बस 278 को डिवाइड हम 56 से करेंगे, तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसके बाद कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, बस 2 ही हैं, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन मुझे मिले थे, तो 278 डिवाइड बाय 56 करते हैं, कहाँ करें, तो 278 डिवाइड बाय 56, तो 55, तो 4 कहाँ लिखें, तो बस इसको सोल्व ही करना है, तो कुछ भी नहीं है। 56 मल्टीप्लाई 4, 6 × 8 = 24, 20 22 224, तो 278 224 4 5 54, तो 54 आया, तो 54, तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया, तो 56, तो 56 से 9 पे जाएगा, 56 × 9 9 45 54 45 50 504, तो ये 9 आ गया 49, तो इधर से 36 आया 36 0, तो 56, तो 2.5, तो 56 × 6 36 5 36 30 33 336, तो 336, तो ठीक है, इधर तक ही रुक जाते हैं, 336, तो 6, तो 496 आपका आंसर आया। कि आपका आंसर क्या आया, द अमाउंट ऑफ सोल्ट रिक्वायर्ड, तो आपका आया आंसर 4.96, इतना आपको सोल्ट रिक्वायर्ड था, ठीक है, जब आपको 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वेट में इतना सोल्ट रिक्वायर्ड था, ठीक है। क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको 10 ppm दिया था, उससे आपने वेट ऑफ आयरन निकाल लिया। अब आपको पता है 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में इतने 56 ग्राम ऑफ आयरन है, 278 ग्राम ऑफ सोल्ट में 56 ग्राम ऑफ आयरन है, तो बस आपने 1 ग्राम ऑफ आयरन आपने निकाला था, तो 1 ग्राम ऑफ आयरन में देख लो कितने ग्राम आपका सोल्ट है, वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, कहाँ किया, एक किया, 278 को डिवाइड 56 से किया, तो 4.96 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4.96 आपका आंसर हो गया। द अमाउंट ऑफ सोल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वेट इज 4.96, ठीक है। तो ये आपका यार क्वेश्चन था, हमने पीपीएम का भी देख लिया, मोल फ्रैक्शन के भी हमने एक क्वेश्चन देख लिया था, परसेंटेज वेट बाय वेट का भी देख लिया, हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिया। मोलैरिटी और मोलैरिटी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और उसके बाद आप इसके हम मिक्स क्वेश्चन भी देखेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे कैसे क्वेश्चन मिक्स होकर आ रहे हैं, सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिल रही है, आप अपने पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हो, मजे से रह सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।